हेलो स्टूडेंट, तो आज का हम लोग टॉपिक चालू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला जो है बेसिस ऑफ स्टडी। बेसिस ऑफ स्टडी में माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है इंडिविजुअल फर्म हो गया, हाउस होल्ड हो गया, और या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो गया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग स्टडी करते हैं, ये स्केर्सिटी एंड प्रॉब्लम जो भी होता है एज अ इकोनॉमिक होल के बेसिस पे पूरे भारत की बात आती है, तब यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड अ फर्म। यानी जो भी प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हम लोग स्टडी करते हैं, अगर हाउस होल्ड के बेसिस पे एक हाउस होल्ड का करते हैं, या तो इंडिविजुअल का करते हैं, या तो फर्म का करते हैं, तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हम लोग स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमिक एज अ होल, यानी पूरे भारत की जब बात आता है तो हम लोग किस में आ जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल होता है इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल। जैसे क्या होता है, कभी सप्लाई डिक्रीज होता है, कभी सप्लाई इंक्रीज होता है, और कंज्यूमर का कभी डिमांड इंक्रीज होता है, डिमांड डिक्रीज होता है। तो अगर एक कंज्यूमर का एक स्टडी करते हैं तो किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर एग्रीगेट लेवल का हम लोग स्टडी करते हैं तो किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल में माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, यानी एक कंज्यूमर के लिए, एक सप्लायर के लिए यूज़ किया जाता है। सच एज कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। एक कंज्यूमर का कितना डिमांड घटता है, कितना बढ़ता है, ठीक है, और एक कंज्यूमर का डिमांड इंक्रीज डिक्रीज, एक प्रोड्यूसर का सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज जो करता है, वो किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर का डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज एग्रीगेट लेवल पे पूरे अगर कंट्री की बात करते हैं तब इसमें आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, एक कंज्यूमर की बात होती है, एक प्रोड्यूसर की बात होती है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड की होती है, एग्रीगेट सप्लाई की बात होती है। ठीक है, तो अब फिर आते हैं इकोनॉमिक एजेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक एजेंट उसे कहा जाता है जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, उसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक में, एक इंडिविजुअल जो होता है एक एजेंट लेता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट लेता है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है एक इंस्टीट्यूट लेता है। अगर पूरे भारत की बात आ जाए तो इंस्टीट्यूट डिसीजन मेकिंग करेगा, और अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्सन का आ जाए तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट होता है। जैसे इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन लार्जली बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। यहाँ इंडिविजुअल, कोई भी इकोनॉमिकल डिसीजन होता है इंडिविजुअल लिया जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन लार्जली बाय द इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक एजेंट। यानी इंस्टीट्यूशन, अगर पूरे भारत का इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो क्या लेगा, वो एक इंस्टीट्यूशन ही लेगा। और एक इंडिविजुअल का लेना है तो क्या लेगा, माइक्रो इंडिविजुअल पर्सन ही डिसीजन ले सकता है। फिर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एग्रीगेशन तो माइक्रो में आता है, ऐसा नहीं है। एग्रीगेशन जो है माइक्रो में भी आता है। अब माइक्रो में कैसे आता है, जैसे मान लीजिए पूरे फर्म का एक पर्टिकुलर कमोडिटी ले लेते हैं। पूरे फर्म का एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जब हम लोग इक्विलिब्रियम का स्टडी करते हैं तो उससे क्या बोला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम जो पर्टिकुलर नहीं देखा जाता है, टोटल फर्म, ओवरऑल फर्म, और ओवरऑल उसके जितने इक्विलिब्रियम होते हैं, ओवरऑल जितनी उसकी, जैसे एग्रीगेट टोटल फर्म एंड टोटल
प्राइस एग्रीगेशन होता है उसको हम लोग चेक करते हैं। और उसके बाद फिफ्थ जो आता है डिफरेंस सेट ऑफ एजम्पशन। डिफरेंस सेट ऑफ एजम्पशन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ एजम्पशन होता है, कुछ अवधारणा होता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे जब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस सेट ऑफ एजम्पशन में, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या मान लिया जाएगा, कांस्टेंट मान लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन में देखते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज अ कांस्टेंट वाइल दीज आर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल बाय इकोनॉमिक्स। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट और टोटल एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसे कांस्टेंट मान लिया जाता है। बस टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेरिएबल होता है। ठीक, अब आते हैं किस पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट इनकम इज टेकन एज कांस्टेंट व्हाइल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से जब मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जैसे एक कांस्टेंट माना जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया या तो इनकम हो गया, तो उसको माइक्रो का लेवल का हम लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। फिर इसके बाद सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू में क्या होता है, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें ओवरऑल आउटपुट एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसके बाद मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी हम लोग करते हैं तो बेसिकली जो भी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम लोग एनालिसिस, इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। और ये जो होता है जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है और पार्शली इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। माइक्रो जब हम लोग स्टडी करेंगे तो एक पर्टिकुलर किसी प्राइस पे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये पार्शली क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। और जनरल इक्विलिब्रियम यानी ओवरऑल हमारे देश में जो प्राइस चला उसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग माइक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो पैराडॉक्स का मतलब एक सिस्टम होता है। ठीक है, माइक्रो में जो भी हम लोग बात करेंगे, जैसे इसमें होता क्या है, अगर एक पर्सन अगर सेविंग अपना इंक्रीज़ करता है तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिक्रीज होगा। और उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे फ्यूचर में वो पैसा काम आएगा जितना सेविंग करेगा। बट अगर ये तो हमारा क्या हो गया माइक्रो के लेवल पर। माइक्रो के लेवल पे इफ़ एन इंडिविजुअल सेव मोर एड्स टू हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन पैसे को इकट्ठा करता है, जुटाता है, तो फ्यूचर उसका क्या होगा, अच्छा होगा। और उसके बाद मैक्रो लेवल पे अगर देखा जाए, अगर हमारे देश में सारे लोग पैसे को क्या करें, इकट्ठा करने लगें, सेविंग करने लगें, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाएगा, एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो जाएगा। तो हमारे देश में क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से हमारे देश का जीडीपी घट जाएगा, सारे लोग पैसा क्या करने लगेंगे, इकट्ठा करने लगेंगे। तो इसका मतलब देखते हैं, इफ़ ऑल द पीपल इन इकोनॉमी सेव मोर स्पेंड लेस डिमांड फॉर गुड्स ऑन सर्विस डिक्लाइन एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल। तो जब सारे लोग अगर सेविंग करने लगेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगा, एक्सपेंडिचर डिक्लाइन होगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा डिक्लाइन, और उसके बाद जो भी हमारे प्रोडक्शन एंड सर्विस जो भी है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होने लगेंगी। तो हमारे देश का जीडीपी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन था। फिर हम लोगों का अभी